अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कत्ल क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, एक हमने कल कवर किया था जिसमें हमने डिटेल में हर्ट देखा था। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, लेकिन मैंने आपको उसके दरमियान में टिप्स और ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरह से आपने पनिशमेंट्स और इनकी जो टाइप्स वगैरह हैं वो याद रखनी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कत्ल को। हमारे पास आता है सबसे पहले कत्ल। ये हमारे पास टॉपिक आ गया। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। कत्ल रेफर टू द एक्ट ऑफ किलिंग, मतलब कि किसी को मारने का अमल है, और कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, जिससे अगले पर्सन की डेथ वाकया हो जाती है। अंडर इस्लामिक लॉ उसे हम क्या कहते हैं? कत्ल कहते हैं। इट इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इंटेंट। इसमें जो मेन एलिमेंट होता है वो इंटेंशन का होता है। इंटेंशन ना हो तो काफी काइंड्स है इसकी, वो आगे हम देखते हैं। इसका पूरा मकसद ही बदल जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर्कमस्टेंसेस। ये सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से। उसमें हमारे पास नाकिस और ताम वाली एग्जांपल आ जाएगी इसमें। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगले बंदे की डेथ होगी और फिर उसे पनिशमेंट वगैरह जो भी होगी। उसके बाद है द मोस्ट सीरियस फॉर्म इज कत्ले अम्द। हमारे पास ये कत्ले अम्द आ गया। ये क्या कहता है कि इंटेंशनली किलिंग, मतलब हम पूरी इंटेंशन के साथ किसी का मर्डर करते हैं, किसी को किल करते हैं विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग डेथ। हमारा मकसद क्या होता है कि अगले की जान चली जाए, और सीरियस इंजरी या फिर ऐसी इंजरी हो जिसमें नॉर्मली अगले बंदे की जान जा सकती हो, तो ये होता है कत्ले अम्द। जैसे कि किसी के सर में रोड वगैरह मारना, आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अदर टाइप्स वो बताता है। इंट्रोडक्शन में ये सारा पार्ट आपने लिख देना है, ये बेहतर होता है कि आपकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसमें आपने कत्ले हता का थोड़ा सा बता देना है कि ये एक्सीडेंटल किलिंग होती है। कत्ले बिसबब का बता देना है कि विदाउट इंटेंट बट थ्रू एन अनलॉफुल एक्ट, मतलब कि आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने एक अनलॉफुल एक्ट किया जिसकी वाकई पनिशमेंट थी, लेकिन उससे कत्ल वाकया हो गया। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड कत्ल एड्रेसेस पनिशमेंट इंक्लूडिंग किसास। इसमें क्या हमारे पास आता है? इसकी पनिशमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कि किसास ले सकता है वो बंदा, यानी कि बदला ले सकता है। उसके बाद क्या है? दियत, कंपनसेशन है। उसके बाद क्या है? तजीर। ये डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स होती हैं, जैसे कि कोर्ट के ये दायरे में होती हैं, उनकी पावर में होती हैं। वो किसी को इम्प्रिजनमेंट वगैरह देना चाहें, कोई कैद वगैरह देना चाहें, जितनी देना चाहें, ये उनकी पावर में होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसको वेव भी किया जा सकता है, मतलब इसको माफ किया जा सकता है, या फिर कंपाउंड किया जा सकता है। दियत वगैरह लेके आपस में सुलह की जा सकती है, और ये टोटल डिपेंड किस पे कर रहा होता है? वली वगैरह पे कर रहा होता है। तो ये आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस। इसके साथ कौन कौन से सेक्शंस डील करते हैं? 300 से 324 तक। बहुत शॉर्ट सी वीडियो, आपने डरना नहीं है। 24 सेक्शंस है, कुछ लंबे हैं और कुछ बिल्कुल ही माइनर से हैं, थोड़ा सा टाइम लगना है। उसके बाद हमारे पास आता है मीनिंग। इट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ टेकिंग समवन्स लाइफ और कॉजिंग डेथ, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मतलब आपने किसी की जान लेनी है, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो अनइंटेंशनली हो। मैंने शुरू में कहा था इंटेंशन बहुत मैटर करती है। जो 25 साल की सजा है उसको ला के कोई 5 साल तक भी कर सकती है, सिर्फ एक बंदे की जो इंटेंशन है। उसके बाद हमारे पास सेक्शंस, रेगुलर सेक्शंस शुरू हो जाते हैं, जो कि है सबसे पहले सेक्शन 300 कत्ले अम्द, इंटेंशनल मर्डर ये होता है। इफ समवन किल्स एन अदर पर्सन इंटेंशनली, यहाँ पे क्या है? इंटेंशनली, मोस्ट सीरियस फॉर्म है, और कॉजेज सच सीरियस हार्म डेट इज लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ, या फिर अगले बंदे को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाना कि जिससे उसकी मौत वाकया हो जाए। इट इज कंसीडर्ड कत्ले अम्द। इसको हम कत्ले अम्द कहते हैं, इंटेंशनल मर्डर किया गया है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 301, जो कि हम इसी के साथ पढ़ेंगे और फिर इनकी पनिशमेंट देखेंगे। उसमें क्या है कि आप एक बंदे को मारने के लिए गए, मतलब कि आप ए और आप बी को मारने के लिए गए, लेकिन बी के साथ सी भी मौजूद था। आपने इंटेंशन ये जहन में रखी कि मैंने बी को मारना है, लेकिन बी नहीं मरा, सी मर गया। यहाँ पे आपसे गलती हुई, लेकिन कत्ल करने की गलती नहीं हुई, वो आप सोच समझ के गए थे, इस वजह से ये भी कत्ले अम्द में आएगा और उसकी भी सेम पनिशमेंट है। अब 302 में इनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। पनिशमेंट क्या है? सबसे पहले तो डेथ है, या किसास है, रेट्रीब्यूशन है, यानी कि बदला है। दूसरे नंबर पे क्या है?
डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो ताजीर में आता है, जो कोर्ट की मर्जी होती है। आजकल जो डेथ वाला काम है वो नहीं चल रहा, क्योंकि वो इस्लामिक लॉ में चलता था। पाकिस्तान नाम का तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वैसे ओवरऑल नहीं है, तो इस वजह से ताजीर की जो पनिशमेंट्स है वो यहाँ पे दी जाती है। इवन के डेथ पेनल्टी बहुत रेयरली दी जाती है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होती है। उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 ईयर्स जो यहाँ पे होती है, लेकिन इतनी मिलती नहीं है, कोई 10-15 साल ही मिलती है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इसकी पनिशमेंट्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट में लिखी गई है, इफ द मर्डर इज कमिटेड इन द नेम ऑफ ऑनर, मतलब जो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, द ऑफेंडर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम सीवियर पनिशमेंट्स। जो कानून है वो इस चीज पे काफी जोर देता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट करता है गैरत के नाम पे, तो उसे सीवियर पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं, एसेंशियल्स ऑफ कत्ले अमद। सबसे पहले है इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये जो एसेंशियल्स होते हैं ये आपने खुद बनाने करने हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा, आगे वाले मैंने थोड़े से बनाए हैं, वहां से मैं आपको एक टिप दूंगा। आपने ये जो भी एसेंशियल्स होते हैं ये खुद बनाने करने हैं। उसके बाद हमारे पास पहला एसेंशियल है इंटेंशन टू कॉज डेथ। द ऑफेंडर मस्ट हैव द इंटेंशन टू किल द विक्टिम। इंटेंशन इज अ की एलिमेंट। आपने देख लिया कि ये एक की एलिमेंट है, इंटेंशन होनी चाहिए तो फिर ही वो कत्ले अमद में आएगा। उसके बाद है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर वाला आपने पढ़ लेना है। सी हिट्स डी। सी जो है वो डी को हिट करता है ऑन द हेड, सर पे, विद अ हैवी रोड। आयरन के एक रोड से उसके सर पर हिट करता है, इंटेंडिंग। अब उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है कि अगले बंदे को सिर्फ नुकसान पहुंचे। लेकिन ये कैसा एक्ट है, ये एक ऐसा एक्ट है जिससे नॉर्मली अगले बंदे की जान जा सकती है। मतलब कि एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपने एक रोड पकड़ा और एक बंदे के शोल्डर पे मारा, और दूसरी तरफ आपने पिस्टल लिया और गोली मार दी सीधी सीने में उसके। अब कौन सा एक्ट ऐसा था कि जो नॉर्मली बंदे को मारने वाला था? जाहिर सी बात है, जो पिस्टल वाला एक्ट था वो नॉर्मली एक इंसान को मार देता है। तो वो वाला जो एक्ट है वो ये बात कर रहे हैं कि आयरन रोड इतना सीरियस था कि उसके सर में मारा गया, कि उसका सर फट गया। इंटेंशन यही थी कि वो बंदा मर जाए, चाहे उसको सिर्फ इंटेंशन ये थी कि इंजरी पहुंच जाए। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, एक दफा जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है नॉलेज ऑफ एन इमीडिएट डेंजरस एक्ट। यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कितना डेंजरस एक्ट है। ई सेट्स फायर टू अ रूम वेयर एफ इज लॉक्ड। एफ वहां पे लॉक्ड है, ई ने वहां पे आग लगा दी। जबकि ई को ये पता है कि अगर मैं आग लगाऊंगा तो एफ तो लॉक है वहां पे, वो इससे मर सकता है, तो उसे पता है डेंजरस एक्ट की उसे इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ये इसका तीसरा असेंशियल है। उसके बाद है रिजल्टिंग इन डेथ। और चौथा एसेंशियल ये है कि उस बंदे को इंजरी ना पहुंचे सिर्फ, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेज में उस बंदे की डेथ हो जाए। जब डेथ हो जाएगी तो कत्ले अमद के जो सारे एसेंशियल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, और फिर उसको या तो किसास होगा, या फिर डेथ पेनल्टी होगी, या फिर लाइफ इम्प्रिजन जो कि 25 ईयर्स तक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 303 आता है, कत्ल अंडर क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का मतलब होता है फोर्स, किसी से फोर्सफुली आप कत्ल करवाएं। ये किस तरह का होता है? इसमें हमारे पास दो एग्जाम्स आती है, एक तो है इकराह ताम और दूसरा है इकराह नाकिस। अब जो इकराह ताम है ना, उसमें वो ये कहता है रेफर्स टू कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट कंपल्शन। एक कंप्लीट और एब्सोल्यूट कंपल्शन होती है, फोर्स होती है जो अगले बंदे पर हम लगाते हैं। एक ऑफेंडर जो है वो अगले बंदे पे लगाता है कि तुम ये वाला काम करो, यानी कि उस फलां बंदे को मार दो, कत्ल कर दो उसका, विदाउट हैविंग एनी फ्री विल और चॉइस। मतलब उस बंदे के पास कोई फ्री विल नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती, वो कोई और फैसला नहीं ले सकता, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सारा कुछ जब होता है और उसकी लाइफ को थ्रेट होता है, ये आगे मैं एग्जांपल देता हूँ इकराह ताम की, एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चले मैं आपको पहले एग्जांपल ही दे देता हूँ। A gang kidnaps a person's family and threatens to kill them if the person does not murder an innocent man। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी ने फैमिली, एक बंदे की फैमिली को किडनैप कर लिया और उसे थ्रेट किया कि अगर तुम एक मासूम बंदे का कत्ल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर दूंगा। तो ये एक सीरियस थ्रेट है, जिसमें क्या हुआ कि एक्सट्रीम फियर भी वहां पे मौजूद था ऑफ द फैमिली सेफ्टी,
कमिट्स द मर्डर बिकॉज ही बिलीव्स ही हैज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो पुलिस को बताता शायद तो भी जो मर्डरर था या फिर किडनैपर था वो उसकी फैमिली को मार देता, लेकिन इस वजह से उसने कत्ल किया, तो ये इकराह ताम में आता है। वो ऊपर भी यही बात कर रहा है। अब उसकी पनिशमेंट क्या है? अगर इकराह ताम जो है वो एक सीरियस लेवल का क्राइम हो तो फिर इसकी पनिशमेंट जो है वो 25 ईयर से 10 ईयर्स तक होती है। मतलब एक जो इकराह ताम था वो 99 लेवल पे था, मतलब बहुत सीरियस थ्रेट था कि उसकी फैमिली को या उसकी जान को खतरा था, तो फिर उसे 10 साल की पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर बहुत माइनर सा खतरा था तो उसे 25 साल की पनिशमेंट भी हो सकती है इकराह ताम में, जो कि इकराह नाक़िस से कहीं ना कहीं जा मिलता है। आगे मैं समझाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। आगे वो ये बात कर रहे हैं कि जिस बंदे ने उस बंदे को उकसाया कि तुम कत्ल करो, उसको जो सजा मिलेगी वो बिल्कुल कत्ल के बराबर मिलेगी। जो मर्डर की सजा है कत्ले अम्द की, यानी 25 साल और जो भी वगैरह वगैरह, वो सारी जो है वो उसको मिलेगी। ये जो आउटकम लिखा हुआ है इसमें भी सेम पनिशमेंट्स वगैरह हैं, थोड़ी एक्सप्लेन करके ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है इकराह नाकिस। ये है दूसरी काइंड, जिसमें नाकिस से हमें समझ आ रही कि थ्रेट नाकिस किस्म की थी, कोई सीरियस किस्म की नहीं थी। अगर कोई नाकिस किस्म की थ्रेट हो, मतलब मैंने किसी बंदे को कॉल की और उससे कहा कि उस फलां बंदे को मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैंने तो कॉल की, उसे तो इंस्टेंट फियर था ही नहीं। अगर वो उस बंदे का कत्ल कर देता है तो कोर्ट क्या कहती है? सम ऑटोनॉमी, मतलब उसका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फैसला था उस बंदे को मारने का, इस वजह से उसने मारा, और ऐसा करने वाले को कत्ल की सजा मिलेगी। और जिसने इसमें कंपल्शन किया होगा, अगले को फोर्स किया होगा, उकसाया होगा, उसको 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी। ये रही 10 साल की पनिशमेंट। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता है। वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आपने एक दफा इसे पढ़ लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास आता है 304 प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द। अब कत्ले अम्द का प्रूफ किस तरह से होगा? दो तरीके हैं। अब वॉलंटरली कन्फेशन इन कोर्ट, कन्फेशन एक बंदा कर ले कोर्ट में आके कि हाँ जी मैंने ये वाला कत्ल किया है और इस सारे सबूत हैं, चलो जी उसे सजा होगी। दूसरे नंबर पे है एविडेंस एज पर कानून शहादत ऑर्डर, या फिर जो कानून शहादत ऑर्डर में एक पूरा डिटेल्ड सिस्टम है एविडेंसेस वगैरह का, वो सारा कंप्लीट होगा तो प्रूफ होगा कत्ले अम्द हुआ है और फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है 305 वली। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वली कौन कौन होगा? द वली एर्स ऑफ द विक्टिम। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो विक्टिम के एर्स हैं, यानी कि उसके बड़े हैं, उसके खानदान वाले हैं, यानी कि क्लोज फैमिली है, वो वाले जो होंगे वो उसके वली होंगे। रिलेटेड टू पनिशमेंट, जो उस बंदे को ऑफेंडर को पनिशमेंट दिलवानी है या कंपाउंड करनी है, यानी कि बातचीत वगैरह करनी है, वो सारा कुछ जो करेंगे वो वली करेंगे, क्योंकि विक्टिम जो है उसकी तो डेथ वाकया हो गई है। अगर वली नहीं होते तो फिर कौन करेगा? फिर गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद हमारे पास 306 आ जाता है, केसेस वेयर कत्ले आमद इज नॉट लायबल फॉर किसास, मतलब किसास के लिए लायबल नहीं है। कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें ये लायबल नहीं होगी? द ऑफेंडर इज माइनर और इनसेन, जहां पर जो ऑफेंडर है, मारने वाला है, या तो वो एक छोटा बच्चा हो या फिर वो इनसेन हो। दूसरे नंबर पे द ऑफेंडर किल्स देयर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, मतलब एक बंदा जो है वो अपने बच्चे को मार दे या फिर अपने बच्चे के बच्चे को मार दे, तो वहां पर भी किसास जो है वो लायबल नहीं होती। उसके बाद आता है द वली एर इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि जो वली है वो ऑफेंडर का डायरेक्ट लिंक से कोई डिसेंडेंट बन जाए, मतलब उसका बड़ा बन जाए, जैसे कि कोई मामू वगैरह, चाचू वगैरह, इस तरह से कोई लिंक बन जाता है, तो वहां पर भी किसास जो है वो लायबल नहीं होती। अब हमारे पास आता है 307, जहां पे किसास जो है वो इन्फोर्स नहीं होती, मतलब वो लायबल हो ही नहीं सकती, मतलब उसे इन्फोर्स ही नहीं करवाया जा सकता। अब किस तरह से नहीं करवाया जा सकता? सबसे पहले ऑफेंडर डाइज बिफोर पनिशमेंट। अब जिसने कत्ल किया वो पहले ही मर गया, किसास क्या लायबल होगी? कोई भी नहीं करवा सकता। अब दूसरे नंबर पे है जहां पे वली जो है वो वेव्स कर दे, मतलब माफ कर दे, वहां पर भी यानी कि कंपाउंडेबल हो जाए, किसी तरह से उनकी फैमिली में बैठ के बात वगैरह हो जाए, तो वो भी माफ कर सकते हैं। द राइट ऑफ किसास पासिस टू समवन हु हैज नो राइट टू क्लेम इट, यानी कि एग्जाम्पल गिवन अ रिलेटिव ऑफ द ऑफेंडर। जो ऊपर हमने डिसेंडेंट में पढ़ा था, वो कहता है कि जो किसास का राइट है वो किसी ऐसे बंदे के पास चला जाए जो ऑफेंडर के साथ किसी तरह से रिलेशन में हो, तो फिर भी ये वाला जो है वो इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब हमारे पास आता है 308 पनिशमेंट इफ किसास इज नॉट एप्लीकेबल,
जहां पर किसास एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पर अब पनिशमेंट क्या क्या है। सबसे पहले वो कहता है कि दियत को यानी कि कंपनसेशन को पे करना होगा, विच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो आता है वो हमारे पास होती है इसकी 30,630 ग्राम सिल्वर होता है, जो कि 24 या 25, जिसमें मैं साल में वीडियो बना रहा हूँ 25, उसमें इसकी वैल्यू तकरीबन 81 लाख के आसपास है और इसमें इम्प्रिजनमेंट होगी 25 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास 309 आता है वेविंग किसास। एन एडल्ट सेन वली कैन वेव देयर राइट टू किसास विदाउट एनी कंपनसेशन, बगैर किसी कंपनसेशन के जो वली है वो वेव कर सकता है। हाउएवर दिस इज नॉट अलाउड, लेकिन ये अलाउड नहीं है अगर जो गवर्नमेंट है वो वली बन जाए ऑफ द विक्टिम वली इज अ माइनर इनसेन, यानी कि जो विक्टिम है, विक्टिम का वली है वो किसी तरह से बच्चा हो या फिर पागल हो जाए, तो फिर जो गवर्नमेंट बन जाएगी वली उसका और बदला लेगी पूरा, तो वहां पर किसी तरह का वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास आता है 310 कंपाउंडिंग किसास सुलह। अब सुलह किस तरह से होगी, अब वली कैन सेटल द राइट ऑफ किसास इन एक्सचेंज फॉर बदले सुलह, मतलब बदले सुलह के बदले में वो कुछ ना कुछ आपस में लेन देन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज से प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है कि फीमेल एज कंपनसेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ इलाकों में ऐसे होता है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो बदले में कहते हैं चलो हम अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं, शायद ये फैमिली ठीक हो जाए। तो कोर्ट ये कह रहा है कि इस तरह से आपने बदले सुलह नहीं करनी, बल्कि आपने कंपनसेशन लेना है, कंपाउंडेबल किसी तरीके से करना है, या फिर वेव ऑफ करके आपने सुलह करनी है। उसके बाद 311 हमारे पास आता है तजीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग, मतलब जो किसास वगैरह था, दियत वगैरह थी, वो सारा कुछ हो गया। अब तजीर जो कोर्ट के पास पावर है उसमें क्या होगा, इवन इफ द वली वेव्स और सेटल्स द केस द कोर्ट कैन स्टिल पनिश द ऑफेंडर। जो वली है वो वेव ऑफ कर दिया उसने, सब कुछ कंपाउंडेबल हो गया उनके अंदर, लेकिन कोर्ट के पास स्टिल पावर है कि वो उस बंदे को पनिश करे, इम्प्रिजनमेंट दे या फिर डेथ दे। स्पेशली ऐसे केसेस में जहां पर ब्रूटल मर्डर हुआ हो इन और इन द नेम ऑफ ऑनर, यानी कि गैरत के नाम पे कत्ल हुआ हो, वहां पे कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास 312 आता है किलिंग आफ्टर वेविंग किसास। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वली जो है वो जानता है कन्विक्ट वाज फॉरगिवन, कि उसको माफ कर दिया गया है, या फिर राइट ऑफ किसास वाज सेटल्ड, या फिर राइट जो किसास का राइट है वो सेटल हो गया है किसी तरह से, लेकिन वो फिर भी उस बंदे का कत्ल कर देता है, तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट ऑफ रेट्रीब्यूशन होगा, यानी कि उसे अब किसास देना होगा, उसे बदला देना होगा, लाइकली टू डेथ पेनल्टी, यानी कि उसे मरना होगा। लेकिन अगर उसके नॉलेज में ये चीज नहीं थी कि कुछ तरीके से ये सेटलमेंट वगैरह हो गई है, तो फिर उसे दियत देनी होगी, यानी कि मॉनिटरी कंपनसेशन ये होती है फॉर अनलॉफुल किलिंग, अनलॉफुल किलिंग के वास्ते या उसके बदले में। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 313 राइट ऑफ किसास। अब जो राइट है किसास का वो किसके पास है, इफ देयर इज ओनली वन वली, अगर सिर्फ एक वली है तो उसके पास राइट है, अगर मल्टीपल वली है तो उन सबके पास राइट है कि हर एक जो है वो इस काबिल है कि वो जो है कंपनसेशन वगैरह ले सकता है। इफ द विक्टिम हैज नो एयर्स द गवर्नमेंट कैन क्लेम। उसके बाद हमारे पास आता है 314 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। अब किसास की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, किसास विल बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो इसको पूरा करवाएंगे किसास को, कोई बंदा जाके डायरेक्टली खुद ही बंदूक उठा के जाके कत्ल नहीं कर सकता, वो पूरा करवाएंगे। इफ द कन्विक्ट इज प्रेग्नेंट वुमेन, अगर जो कन्विक्ट है जिसने कत्ल किया है वो प्रेग्नेंट है तो 2 साल का वेट करना होगा जब तक उसका बेटा पैदा नहीं हो जाता, और उसके बाद 2 साल उसके बाद जाके उससे किसास लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। उसके बाद 315 आ जाता है कत्ले शिब्बे अम्द, जिसमें है अनइंटेंशनल मर्डर विद हार्म इंटेंट, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी अगले बंदे को मारने की, लेकिन मैंने काम ऐसा किया, एक्ट ऐसा किया कि वो इतना हार्मफुल था, अगले बंदे की जान चली गई। इफ समवन causing death unintentionally by using a weapon or act that is not usually deadly, मतलब कि कोई डेडली वेपन नहीं था लेकिन उस बंदे की जान चली गई, तो ये हमारे पास कत्ले शिब्बे अम्द आ जाता है। इसके एसेंशियल्स क्या है, इंटेंट टू काज हार्म, द पर्सन मेंट टू हार्म समवंस बॉडी और माइंड। सबसे पहले उस बंदे की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन कत्ल की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उसकी बॉडी या उसके
माइंड को मैं किसी तरह की इंजरी दूं। उसके बाद है डेथ कॉज्ड, और जो डेथ है वो वाकया होगी हो। यूज अ वेपन और एक्ट अनलाइकली टू कॉज डेथ, और कोई ऐसा वेपन या हथियार या रोड वगैरह यूज किया गया हो जिससे नॉर्मली अगला बंदा मरता नहीं है लेकिन उससे मर गया हो। इसकी अब हमारे पास क्या पनिशमेंट है, 316 में हमारे पास इसकी पनिशमेंट आ जाती है। उसको पनिशमेंट होगी 25 साल की, जो भी ऐसा एक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास 317 आ जाता है, मर्डर बार्ड फ्रॉम इनहेरिटिंग। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई बेटा अपने बाप को, अपने भाई को, अपने चाचे को, या इसी तरह से कोई भी रिलेटिव्स अपनी मदर को मार देता है तो वहां पर उसको विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो भी उस पर्सन की विरासत होगी उसमें से वो बेदखल हो जाएगा कानूनी तौर पर। 318 कत्ले खता हमारे पास आ जाता है जी, एक्सीडेंटल मर्डर। ये एक ऐसा मर्डर होता है जो एक्सीडेंटल होता है, यानी कि कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई कॉज नहीं होता, फिर भी हो जाता है। इफ समवन एक्सीडेंटली कॉज डेथ ड्यू टू मिस्टेक, गलती से किसी दूसरे का कत्ल हो जाता है। एसेंशियल्स इसके देख लेते हैं। एसेंशियल्स हमारे पास आते हैं, नो इंटेंशन टू किल और हार्म, कोई इंटेंशन नहीं थी अगला बंदे को नुकसान पहुंचाए या उसका कत्ल करे। उसके बाद है डेथ कॉज्ड बाय मिस्टेक, जो डेथ है वो कॉज होगी बाय मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक ऑफ एक्ट भी हो सकता है, यानी कि एक रॉन्गफुल एक्शन डन बाय एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्शन किया कि जो एक्सीडेंटली हुआ लेकिन अगले बंदे की जान चली गई। या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एक सिचुएशन के बारे में कि हमें उस सिचुएशन का इतना आइडिया नहीं हुआ, तो वहां पर भी ये लागू होता है कत्ले खता। अब इसमें एडिशनल एसेंशियल्स दिए हैं और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल्स आपने किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आता है कत्ले हता, इफ समवन एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली से मैंने यह बताया है कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी कोई भी, कॉजिंग डेथ, उसकी डेथ वाकया हो गई, दो हो गए। उसके बाद मिस्टेक थी, हमारे पास जो मिस्टेक का आ जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये हमारे पास दो एसेंशियल्स इस पे आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे था लेक ऑफ मेलिस इंटेंशन या निग्लिजेंस हो सकता है। इसमें यह है कि उस बंदे की कोई बुरी नीयत नहीं थी। इस तरह से आप ये एसेंशियल्स बना सकते हैं। अगर कोई एक टाइप पेपर में वो पूछ लेता है तो आपने सबसे पहले तो डेफिनेशन तो हर बंदे को याद होनी चाहिए, उस डेफिनेशन को देखना है और मल्टीपल थिंकिंग सोचनी है वहां पर। जैसे कि इस डेफिनेशन में था कि किसी ने, एक पर्सन मौजूद हो, एक एसेंशियल हो गया, दूसरा पर्सन मौजूद हो, उसका कत्ल हुआ हो यानी कि उसकी डेथ हो, दो एसेंशियल्स हो गए। उसके बाद एक्सीडेंटली हो, मतलब कि कोई इंटेंशन इन्वॉल्व्ड नहीं थी। उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, दो ये हो गए। और उसके बाद क्या था, यहाँ पे डेथ वाकया हुई हो, कोई इंजरी वगैरह ना हुई हो। इस तरह से आप जितने चाहे एसेंशियल्स बना सकते हैं और अपने पेपर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये था वो वाला ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हमारे पास आते हैं 319 पनिशमेंट फॉर कत्ले हता। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है अप टू 5 years इफ द एक्सीडेंट वाज नॉट टू रैश और निग्लिजेंट एक्ट। ये रैश और निग्लिजेंट जो एक्ट है ये हमने नीचे पढ़ना है, ड्राइविंग के मतलब सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन निग्लिजेंट या रैश एक्ट नहीं होना चाहिए, तो वहां पे जो खता होगी उसकी 5 साल की पनिशमेंट है, किसी बंदा, कोई बंदा अगर मर जाता है। 320 हमारे पास आ जाता है पनिशमेंट फॉर एक्सीडेंटल मर्डर बाय रैश ड्राइविंग। फॉर कत्ले खता कास्ट बाय रैश ड्राइविंग द ऑफेंडर मस्ट बी या मे बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 10 years, 10 साल की उसे पनिशमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास 321 आता है कत्ले बिस्सबाब कॉजिंग डेथ बाय अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे अगले बंदे की जान चली जाती है, और वो जो एक्ट है वो खुद में एक अनलॉफुल एक्ट होता है जिसकी सेपरेट पनिशमेंट भी होती है। इफ समवन डज समथिंग अनलॉफुल दैट इज इनडायरेक्टली कॉजिंग अनदर पर्सनस डेथ, इट इज कंसिडर्ड कत्ले बिस्सबाब। उसके बाद इसके एसेंशियल्स देखते हैं आपको ताकि थोड़ी क्लियरली समझ आ जाए। नो डायरेक्ट इंटेंट टू किल हार्म, मेरी इंटेंशन नहीं थी अगले बंदे को मारने की, लेकिन मैंने एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट कमिट किया जिससे अगले बंदे की डेथ वाकया होगी। डेथ एज अ रिजल्ट, मतलब वहां पे डेथ अगले बंदे की होनी चाहिए वाकया। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने देखनी है इसकी पनिशमेंट। इसकी पनिशमेंट क्या है, मस्ट बी पे दियत। वो बंदा जो है वो दियत पे करेगा, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अनलॉफुल एक्ट किया जो कि अलग एक पनिशमेंट है। लेकिन उसके बदले में इस बंदे की जान चली गई
तो ये हमें दियत पे करवाने को कहेगा। वैल्यू ऑफ दियत मैंने आपको बता दी है, 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर होती है, जो कि 2025 में राउंड अबाउट 81 लाख के आसपास है। उसके बाद हमारे पास है 324 अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद। एक बंदा दूसरे बंदे को मारने के लिए गया था लेकिन वो मरा नहीं, वो जख्मी हो गया। यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद भी लगेगी और जो हार्ट के रेलिवेंट सेक्शंस वगैरह हैं वो भी लगेंगे। और यहाँ पे क्या कहा गया है, एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट कत्ले अमद विल फेस अप टू 5 to 10 ईयर्स उसे पनिशमेंट होगी। और अगर स्पेशली इफ डन इन द नेम ऑफ ऑनर, यानी कि वो गैरत के नाम पर अगले को कत्ल करना चाह रहा था लेकिन वो हुआ नहीं, वो एक अटेम्प्ट हो गई, अगला बंदा जो है वो इंजर्ड हो गया, वो जख्मी हो गया, तो यहाँ पर वो कोर्ट ये कह रही है कि उसे 5 से 10 साल की पनिशमेंट जरूर होगी अगर उसने ऑनर के नाम पे यानी गैरत के नाम पे अगले बंदे का कत्ल करने का सोचा था। और जो हर्ट की जो टाइप्स वगैरह और पनिशमेंट्स वगैरह वो तो लगनी ही लगनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।